Hey everyone, welcome to chemistry animation. So again continue part 2 molecular mass and atomic mass. ठीक है। जनरली वहाँ पर हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी कि हमारा जो वन एटॉमिक मास जो होता है, क्लियर, वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है। साथ ही हमने ये देखा था कि 1 mu जो होता है वो क्या होता है कि कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान इंटू उसका 1/12वें भाग का जितना गुना होता है वो कहलाता है आपका 1 mu या परमाणुिक द्रव्यमान। क्लियर। अब हमने यहाँ पर जो हम कार्बन को ही हमने यहाँ पर कैप्टन क्यों चुना एज ए अदर एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए, तो इस बात को हम यहाँ पर जानते हैं, जानने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। उससे पहले एक बात ध्यान में होनी चाहिए आपके कि जनरली जब आप कहीं पे भी शॉपकीपर पे जाते हो या सपोज आप कहीं सब्जी वाले से सब्जी अगर लेने जाते हो, तो अगर वो कुछ भी सब्जी अगर आपको वो तोल के देता है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, भार। ठीक है। तो उस सब्जी को जब वो 1 kg आपको तोल के देता है तो क्या वो उसका एग्जैक्ट वेट होता है, क्या वो उसका एक्चुअल भार होता है? तो नहीं। वो क्या करता है कि 1 kg का उसके पास जो बाट होता है उसके रेस्पेक्ट में वो आपको सब्जी तोल के देता है कि ये सब्जी आपकी 1 किलो है। क्लियर। तो क्या देखा गया कि हम किन्हीं भी चीज़ का जब मेज़र करते हैं, लाइक आपका किलोग्राम हो गया, लीटर हो गया, तो ये सब किसी न किसी के आधार पर किया गया है, किसी एक को बेस मानकर उसके रेस्पेक्ट में ये चीज़ें करवाई गई हैं। जैसा कि वैज्ञानिकों ने किसी एक को आधार माना और उसी के रेस्पेक्ट में 1 kg की बाट बना के सारी जगह बांट दिए। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई लंदन की जो प्रयोगशाला है वहाँ पर क्या कर रखा है कि प्लेटिनम और रेडियम से बना हुआ एक बाट है, प्लेटिनम और रेडियम से बना हुआ एक बाट है जिसको उन्होंने 1 kg मान लिया, जिसको उन्होंने 1 kg मान लिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि उनके रेस्पेक्ट में उन्होंने आयरन के 1 kg के बाट बनाकर पूरी दुनिया में बांट दिए, पूरी दुनिया में बांट दिए। और उसी के बेसिस पर हमें 1 kg के तुलना में हमें 1 किलो सब्जी या कुछ भी चीज़ हमें दी जाती है। क्लियर। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज़ का हम वास्तविक द्रव्यमान एनालिसिस नहीं कर सकते, वो हमें किसी के रेस्पेक्ट में एक सापेक्षित द्रव्यमान होता है। ठीक है, एक सापेक्ष द्रव्यमान होता है। और अगर इसी प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की दुनिया में बात करें, केमिस्ट्री की दुनिया में भी कोई एक ऐसा परमाणु होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी और का द्रव्यमान बता सकें। तो अब बात आती है कि वो कौन था, हमारा कार्बन। तो पूरी टेबल को अगर एनालिसिस किया जाए तो कार्बन को ही क्यों कैप्टन चुना गया, कार्बन को ही क्यों मतलब कि चॉइस किया गया, उसके क्या रीज़न थे, उसमें क्या ऐसी खासियत थी जिसकी वजह से कार्बन को ही चुना गया। तो पूरे टेबल को अगर एनालिसिस किया अगर जाए तो इसमें ये देखा गया कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा परमाणु हमें चाहिए था कि जो बहुतायत में उपलब्ध हो, वो हमें कार्बन में देखने को मिला। साथ ही बहुत कम क्रियाशील होता है, अगर आप इसे एनवायरनमेंट में अगर खुला छोड़ दोगे तो ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, लाइक ऑक्सीजन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। वहीं अगर आप इस पर थोड़ा सा अगर इसमें पेट्रोल डीजल अगर कुछ छिड़क कर अगर इसको फायर अगर आप देते हो तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। साथ ही इसके आइसोटोप C13 कार्बन, ठीक है, कार्बन 13 और कार्बन 14 देखने को मिलते हैं जो कि प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर। तो कम क्रियाशील होने मतलब कि बिल्कुल इतना भी कम क्रियाशील नहीं है कि लाइक इनर्ट गैसेस की तरह, बिल्कुल भी इनर्ट गैसेस की तरह बिल्कुल भी कम क्रियाशील नहीं है, और ना ही इतना अत्यधिक क्रियाशील है लाइक आपके फ्लोरीन या फिर आपके सोडियम, उसको अगर आप पानी में डाल दो तो वो आग लगने लग जाती है। ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करके उसमें आग दिखने लग जाती है। तो इतना ज़्यादा क्रियाशील भी वो नहीं होता है। बात अगर देखी जाए तो प्रकृति में इसकी ज़्यादा आइसोटोप नहीं होनी चाहिए, इसके समस्थानिक नहीं होनी चाहिए। तो इट मीन्स कार्बन 12 के जो समस्थानिक देखे गए वो कार्बन 13 और 14 थे जो कि प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। और एक तो इसमें बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, कार्बन 14 आपका बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए कार्बन को यहाँ पर सर्वोत्तम माना गया परमाणु द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में। क्लियर। तो यही कुछ 4 गुण थे जिसकी वजह से कार्बन को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने ये मान लिया कि भाई कार्बन 12 जो है, वैज्ञानिकों ने ये मान लिया कि कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 mu है। उन्होंने ऐसा मान लिया कि कार्बन 12 परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो हमारा 12 mu है। क्लियर।
आगे अगर देखा जाए, उन्होंने अगर ऐसा मान लिया, अगर आपके कार्बन 12, क्लियर, यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान अगर 12 AMU है, ठीक है, तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 AMU इक्वल टू कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान अपॉन कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान अपॉन 12, क्लियर। इस तरीके से हो जाएगा कि अगर आपके 12 AMU जो है उसमें अगर कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान है तो 1 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 12, क्लियर। आगे इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर कार्बन 12 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU माना गया, तो 1 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान अपॉन 12। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे 1 मान लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी मोल समीकरण को इन्वॉल्व कर रखा हमने। यहाँ पे ये जो आपके सामने दिखा रखी है मोल समीकरण है, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 कण इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर 12 इसीलिए लिया गया है क्योंकि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। मोल समीकरण आपने जब मोल संकल्पना जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि मोल समीकरण कैसे होती है या कैसे बनाई जाती है या 1 मोल क्या होता है, क्लियर। फिर भी यहाँ पर मोल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मोल क्या है। तो मोल एक इकाई होती है। जिस तरीके से 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, जिस तरीके से 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, उसी प्रकार से 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं, क्लियर। यहाँ पर जिस तरीके से 1 मोल में 12 केले होते हैं उसी प्रकार से 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, उसी प्रकार से 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। बात समझ में आई। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो मोल होता है वो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। सपोज यहाँ पर हमें दिख रहा है ना कि 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम आपने जो द्रव्यमान की जो परमाणु द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में जो यूनिट बताई वो AMU बताई। यस, मैंने AMU बताई, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब मोल की बात होती है, जब मोल की बात होती है तो वहाँ पर आपको ग्राम यूज़ करना है। वहीं अगर आपके एटम की बात होती है सिंपल, या सिंपल आपकी मॉलिक्यूल की बात होती है, या सिंपल अगर आयन की बात होती है तो वहाँ पर आप एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करोगे, क्लियर। अगर आपके मोल की बात नहीं हो रही है तब आप यूज़ करोगे AMU, और वहीं अगर मोल के रेस्पेक्ट में अगर बात हो रही है, सपोज 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तो वहाँ पर आप ग्राम यूज़ करोगे, क्लियर। आगे चलते थोड़ा सा, क्या देखा हमने यहाँ पे कि 1 मोल इक्वल टू 6.023 कण इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, यहाँ पर मैंने 1 मोल लिया है तो इसका द्रव्यमान में 12 AMU ना लिखकर 12 ग्राम लिखूंगी, ठीक है। इसको 12 AMU ना लिखे हम क्या लिखेंगे, इसको 12 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 12 ग्राम। 1 मोल को हम लिख सकते ना 6.023 इंटू 10⁻23, क्लियर। तो कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम। तो अगर 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान अगर 12 ग्राम है तो एक का कितना हो जाएगा, 12/6.023 इंटू 10⁻23, 12/6.023 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है आपका एवोगैड्रो नंबर, ये होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो को Na से शो करते हैं, A मतलब एवोगैड्रो, N मतलब नंबर, क्लियर। ये जो नंबर होते हैं आपके एवोगैड्रो नंबर होते हैं। तो इस नंबर को यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 जो लिख रखा है, क्या इसको हम Na लिख सकते हैं, क्लियर। इसको हम Na लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको Na लिख दिया। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली है, ये जो हमें इक्वेशन मिली है, इक्वेशन 2, ये क्या है, 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान दिख गया हमें, 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हमें देखने को मिला। तो हम इस इक्वेशन 1-2 को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या चाहिए हमको, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान हमें चाहिए, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान हमें चाहिए। और इसीलिए हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे।
जैसे ही आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करोगे 12 से 12 चला जाएगा, ठीक है, 12 से 12 चला जाएगा, 1/Na आपको ग्राम में देखने को मिलेगा। अगर मैं इस इक्वेशन में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? जैसे ही आप यहाँ पर 23 से ये 24 हो जाएगा। क्लियर? 24 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और 10 में अगर आप 6.023 से जब आप डिवाइड करते हो तब आपको देखने को मिलता है 1 mu इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। यहाँ पर माइनस आएगा। क्लियर? यहाँ पे माइनस कर देना इसको, ये बाय मिस्टेक रह गया, यहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देना। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। बात समझ में आई? तो अब आपके वो क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे कि 1 mu ग्राम के इक्वल कैसे हो रहा है, ये रिलेशन कैसे हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही कार्बन परमाणु का ही चयन क्यों किया गया द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में, वो भी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। और एक यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले अगर आपको सपोज किसी परमाणु का द्रव्यमान अगर ग्राम में दे रखा है और उसको अगर आपको AMU में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। सिंपल आपका जो भी आपका ग्राम में जो वैल्यू दे रखा है, ग्राम में जो भी परमाणु द्रव्यमान दे रखा है उसको ऊपर चला जाएगा मास ऑफ एटम इन ग्राम और अपॉन 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम अपॉन AMU। इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो ग्राम में जो दे रखा है किसी भी परमाणु का द्रव्यमान वो AMU में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 यहीं पे फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच।